Welcome everybody. We are going to have a series of lectures on psychology. That is why today we are just going to focus on psychology. What is the definition? What is the history of psychology? Let me introduce myself. I'm Dr. Swaleha Mujawar. I'm the assistant professor at Subharti Medical College and will be teaching you more psychology. But before that, always remember that understanding human behavior is very very challenging. ठीक है? तो डायलॉग अगर सुना होगा समझ में आता हो, दिल में आता हो, समझ में नहीं. ठीक है, तो साइकोलॉजी भी ऐसा ही है. सबको साइकोलॉजिकल इश्यूज आई एम श्योर डे टू डे बेसिस पे होते ही है, आपने देखे भी है, पर समझ में नहीं आता है कि करना क्या है. और उसको हम समझने जाते हैं तो हमें और कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है. तो इसीलिए हम आपको बहुत सिंपल करके साइकोलॉजी समझाना चाहते हैं, ताकि ये जो भी चैलेंजिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज आप देखेंगे, पेशेंट्स देखेंगे या इश्यूज देखेंगे, उसमें आपको बहुत हेल्प होगा. ठीक है, तो इस लेक्चर में व्हाट आर वी गोइंग टू कवर? द डेफिनेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, व्हाई डू यू नीड टू लर्न साइकोलॉजी, हिस्ट्री, मेथड्स, कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे एंड देन क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज साइकोलॉजी? ठीक है, अगर हम बाय डेफिनेशन जाए तो साइकोलॉजी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, साइकी एंड लोगोस. ठीक है, पुराने जमाने में साइकी का मतलब होता था सोल. ठीक है, सोल यानी आत्मा जो होती है अंदर की. एंड उन्हें लगता था कि मोस्टली ये फिलोसॉफिकल इश्यूज है, जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज है वो फिलोसॉफिकल या सोसाइटल इश्यूज ज्यादा हैं, तो इसीलिए वो सोल माना जाता था. बट अब जैसे जैसे एडवांसेस हो रहे हैं, साइकी का मतलब एक्चुअली अभी माइंड है. ठीक है, तो सोल से ज्यादा इट इज मोर ऑफ अ माइंड. लोगोस इज बेसिकली स्टडी. So it is taken from the Greek word psyche and logos. It is the study of mind or study of soul. ठीक है, अगर बहुत ही साइंटिफिक डेफिनेशन में अगर जाए तो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव. ठीक है, कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, उसका हम स्टडी करते हैं. ठीक है, एंड कुछ कुछ चीजें हम पहले क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि साइकोलॉजी और फिलोसफी सेम है क्या, साइकोलॉजी और साइकेट्री सेम है क्या. ठीक है, ये बहुत ऐसे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं पर ये तीनों अलग हैं. तो जैसे मैंने बोला, हिस्टोरिकली फिलोसफी, जो फिलोसोफर्स होते थे वो सोसाइटी में जाके फिलोसफी करते थे और वो ट्राई करते थे साइकोलॉजिकल इश्यूज सॉल्व करने का, जो थोड़ा बहुत होता ही था. तो हिस्टोरिकली साइकोलॉजी और फिलोसफी एक माना जाता था. बट अभी फिलोसॉफिकल इश्यूज जो होते हैं वो रिलीजन पे होते हैं, पॉलिटिक्स पे होते हैं, तो दिस इज मोर ऑफ अ फिलोसफी. साइकोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल के ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं. तो साइकोलॉजी और फिलोसफी तो बहुत अलग है. साइकोलॉजी और साइकेट्री सेम है? थोड़ा अलग है. ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के बीच में. पर साइकोलॉजिस्ट जो है वो यूजुअली थेरेपी देती है. थेरेपी यानी इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, जो हम टॉक थेरेपी बोलते हैं, तो उसमें सिर्फ बातें करते हैं. साइकोलॉजिस्ट जो है सिर्फ बातें करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, कुछ टेस्ट करके आपका आईक्यू असेस, पर्सनालिटी असेस कर सकते हैं. लेकिन जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, तो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. एंड बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट दोनों होता है. उनका ट्रीटमेंट काउंसलिंग भी होता है और उनका ट्रीटमेंट मेडिकेशंस भी होता है. कुछ कुछ जो सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, कुछ कुछ जो सिर्फ काउंसलिंग से ठीक होती है. तो इसमें डिफरेंस है और ये डिफरेंस पता रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, तो हम आगे जाते हैं. ठीक है, तो एज अ साइकियाट्रिस्ट या एज अ साइकोलॉजिस्ट हम माइंड रीडर्स नहीं है. ठीक है, पेशेंट्स को लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि वो ये साइकियाट्रिस्ट है तो ये तो माइंड रीड करेंगे, तो वो आके सामने बैठ जाते हैं, आप ही बताओ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है. तो ऐसा नहीं है. हम पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं. तो वी आर नॉट माइंड रीडर्स.
ये सब हम नहीं करते हैं। और दूसरा जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, दैट इज कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वाले सब वॉयलेंट होते हैं या सब बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट या साइकेट्री डिपार्टमेंट में जाने से ही लोगों को डर लगता है कि वहां के तो पेशेंट्स हमको मारेंगे ये पक्का। तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। 10% पेशेंट्स ही वॉयलेंट होते हैं, बाकी पेशेंट्स मोस्टली डिप्रेस्ड होते हैं, एंग्शियस होते हैं। इनफैक्ट बाकी वार्ड्स के पेशेंट में ज्यादा चांसेस है मारने पीटने का, बिकॉज हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो एग्रेसिव पेशेंट्स भी ऑन ट्रीटमेंट नॉर्मल हो जाते हैं। तो साइकेट्री से डरना नहीं है, साइकोलॉजी से डरना नहीं है। साइकोलॉजी पढ़ने से आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, या साइकेट्री पढ़ने से आप लोगों को कुछ नहीं होगा। इन्फेक्शियस डिसीज जैसा नहीं है कि पेशेंट से बात करोगे या इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है। बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस है जिसके वजह से लोग काफी डरते हैं साइकेट्री। तो सबसे पहले तो अपना डर हटाओ, फियर हटाओ, और सीखो उसके बारे में। आप जितना सीखोगे उतना आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, ठीक है। एंड साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस बताना अगर स्टार्ट करें तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, क्योंकि एवरीडे लाइफ में ही साइकोलॉजी यूज होता है, नॉट जस्ट इन द ओपीडी वार्ड या पेशेंट के साथ ही नहीं। एवरीडे लाइफ में कम्युनिकेशन में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को बोला जाए कि हाँ खड़े होके लेक्चर दो, अगर आप नहीं ले पा रहे हो, कुछ सोशल एंजाइटी है, तो वो भी एक्चुअली साइकोलॉजी के अंडर आता है और वो भी इम्प्रूव किया जा सकता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम, करियर का एडवाइस अगर किसी को कुछ लेना है। अभी तो आपका करियर डिसाइड हो गया, बट अगर 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में कोई चाहता है तो वो काउंसलिंग भी साइकोलॉजिस्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली बेटर रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स इन नॉट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ रिलेशनशिप्स, तो वो सब भी काफी इम्प्रूव हो सकता है। इफ यू नो द साइकोलॉजी, इफ यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, तो वो भी काफी अच्छा आपके काम में आएगा, ठीक है। तो अब जाते हैं हिस्ट्री पे। सिगमंड फ्रॉइड का सुना है नाम? वो सबसे फेमस है लाइक इन सब में। बाकी किसी का नाम सुना ना, सिगमंड फ्रॉइड का तो सुना ही होगा। तो काफी पुराना साइंटिस्ट है ये। बट पुराने जमाने में जब लोगों को लगता था कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स ब्लैक मैजिक के वजह से हो रही है या इसने कोई पास्ट सिन किया है उसकी वजह से है, तो वो टाइम पे सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि नहीं, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ही वॉज अ न्यूरोलॉजिस्ट। वो एक्चुअली साइकेट्रिस्ट भी नहीं था, बट न्यूरोलॉजिस्ट था जिसको साइकेट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो उसने बोला कि ये जो है ये न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस की जैसी है, इनको हम स्टडी कर सकते हैं, इनकी काउंसलिंग कर सकते हैं और उनको ठीक भी किया जा सकता है। तो वो टाइम पे ये चीज बोलना बहुत बड़ी बात थी। तो उसने काफी एक सोसाइटी में रेवोल्यूशन जैसा ही लाया है और साइकेट्री का देखने का नजरिया चेंज किया है। बहुत सारी थ्योरीज दी है उसने। इन द कमिंग स्लाइड्स हम देखेंगे, कमिंग लेक्चर्स में सिगमंड फ्रॉइड के बारे में क्या है। बट जब भी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी हम करते हैं तो सिगमंड फ्रॉइड तो डेफिनेटली याद रखना है। उसके बाद अगेन लॉन्ग लिस्ट है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में, अगर जाएंगे तो ऐसे 50-60 लोग हैं। मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता रही हूँ एटलीस्ट आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। दूसरा जो था दैट वाज विलियम वंट। तो ही वाज जर्मन। उसने क्या बोला कि साइकोलॉजी जो है वो हम एज अ एक्सपेरिमेंट स्टडी कर सकते हैं। तो उसने साइकोलॉजिकल लैब सेटअप की और इनसाइड द लैब साइकोलॉजी वो स्टडी, ठीक है। तब तक के तो कोई बात भी नहीं करता था या फिर एक्सॉर्सिस्ट के पास भेज देते थे कि जाओ वो ही ठीक करेगा। इसने एक्चुअली लैब में पेशेंट्स को लेके आया, लैब में स्टडी किया और उसकी स्टडीज पब्लिश की। तो उसने भी बहुत ज्यादा चीजें की है। एंड उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड ने एक साइकेट्री सोसाइटी सेटअप की। उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कार्ल यंग, अल्फ्रेड एडलर, ये सब ये फोटो में आपको दिख रहे हैं। तो दे वर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी और उन सब ने मिलके बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया एंड बहुत साइकोलॉजी को आगे बढ़ाया है। तो लेट्स गो इनटू इट। ये थोड़ा सा I think पास में दिख रहा है, ठीक है। तो लेट्स गो हिस्टोरिक वाइज। तो सबसे पहले
1637, 1637 सोचो, 400 साल पुराना। ठीक है, बहुत टाइम पहले। तो उस टाइम पे उसने जो है डिकार्टिस डिस्क्राइब, ओके, तो उसने डिस्क्राइब किया एनिमल स्पिरिट्स के बारे में। ठीक है, so he said that all individuals या all humans, we have some animal spirits inside us. ठीक है, आजकल भी वो स्पिरिट एनिमल बोलते हैं ना कि मेरा स्पिरिट एनिमल हॉर्स है, ये है। तो दैट इज 400 साल पुराना एक्चुअली था। बट ये बोलने से अगेन थोड़ा ना एक्सेप्टेंस बढ़ गया सोसाइटी में कि ये जो है ये अगेन कुछ ऐसे सुपर नेचुरल नहीं है, एनिमल्स के साथ ये एसोसिएट करके भी हम कर सकते हैं। देन आता है हमारा जोसेफ। ही प्रपोज द फ्रेनोलॉजी, यानी उसने कुछ कुछ टर्म्स दिए, साइकोलॉजी के टर्म्स दिए, एंड दिस वाज अगेन इन 1807। तो बहुत पुरानी बात है, पर वो टाइम पे भी उसने साइकोलॉजी के टर्म्स दिए, एंड साइकोलॉजी को एक्चुअली एक साइंस के तौर पे पेश किया। दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, आई नो हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग है, बट हम ये जल्दी करेंगे। देन हमारा आता है जॉन लॉक। ही इंट्रोड्यूस्ड, ओ ये वो हो गया, एक्सपांड हो गया, हाउ डू वी, आई डिडंट नो दिस इज टच स्क्रीन। ओ अच्छा, so we have John Locke. He introduced the idea of tabula rasa. So again, this was कि there is a scientific basis to these illnesses, and ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर का है। ठीक है, इविल स्पिरिट्स वगैरह 5000 बीसी की बात थी, पर जैसे जैसे ये लोग बोलने लग गए वैसे वैसे पीपल आल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, बिकॉज दीज वर वेरी वेल एजुकेटेड एंड वेल रिनाउंड पीपल, और वो जब ऐसा बोलने लग गए तो काफी एक्सेप्टेंस आने लग गया था। देन हम आते हैं 1904 में। 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला है इवान पावलोव को। तो पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स में। किसी को कोई आइडिया है या सुना है कि वो घंटी बजाता था और डॉग को फूड देता था? चलो एनीवे मैं बता, वो भी काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है। तो उसने क्या किया, डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया है, वाज अ रशियन साइंटिस्ट। सो ही गेव फूड टू द डॉग, फूड दिया तो डॉग सलाइवेट करने लग गया। ठीक है, तो दिस वाज वेरी नेचुरल, नॉर्मल। फिर वो फूड देने के साथ साथ घंटी बजाने लग गया। ठीक है, तो डॉग स्टार्टेड एसोसिएटिंग कि जब घंटी बजती है तब मुझे फूड मिल रहा है। तो फिर उसने क्या किया, फूड नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाया, तो भी डॉग स्टार्टेड सलाइवेटिंग। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल फेज या सेफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक मूवमेंट था ये। तो अगेन ऐसे बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए, बट ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। तो आपका जो लर्निंग वाला चैप्टर है वो लर्निंग वाले चैप्टर में भी आएगा। दिस इज कॉल्ड एज क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब भी आप खाना खाते अगर नेटफ्लिक्स देखो, तो फिर बाद में अगर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स देखूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, तो भूख लगने लगती है। तो इसीलिए अगर खाना खाना है तो प्लीज मोबाइल नीचे रखो, टीवी नीचे रखो, आराम से खाना एंजॉय करो और बाद में फिर देखो, बिकॉज दिस क्लासिकल कंडीशनिंग अप्लाइज टू एवरीथिंग। जैसे आप पढ़ाई का भी अगर करते हो, तो पढ़ाई का अगर आप चाय पीते पीते या कॉफी पीते पीते पढ़ रहे हो, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाता है। फिर किसी दिन आपको चाय और कॉफी नहीं पी रही मिल रही है, तो आप पढ़ाई ही नहीं कर पाओगे। तो दिस इज व्हाट क्लासिकल कंडीशनिंग इज। अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लर्निंग वाले चैप्टर में हम आगे देखेंगे। बट ये एक एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी और चीजें हमें पता चल गई, और ये ऑब्वियसली डॉग्स पे हुआ था, पर ह्यूमंस पे भी ये रेप्लिकेट हुआ है, और ह्यूमंस पे भी दिस एक्चुअली अप्लाइज। देयर वर सम फीमेल्स आल्सो, मैरी कैलिंस, शी वर्कड ऑन मेमोरी। फिर सिगमंड फ्रॉइड की बेटी भी थी, एना फ्रॉइड, शी आल्सो गेव अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज। सो यस, मोस्टली तो मेल साइंटिस्ट ही थे, but a lot of female scientists have also contributed to the history of psychology. Then आता है हमारा वॉटसन।
तो जॉन बी वॉटसन जो है उसने दिया बिहेवियरिज्म, यानी बिहेवियर का स्टडी। तो एक्चुअली बिहेवियर को हम अलग से स्टडी भी नहीं करते थे, लोगों को लगता था कि हाँ बस ये ऐसा ही कर रहा है, बट पहले नॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करो और फिर अबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करो, तो एक्चुअली उसमें डिफरेंसेस दिखता है। तो दिस वाज बिहेवियरिज्म गिवन बाय वॉटसन। कार्ल रॉजर्स ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दिया। ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी मींस कि हम जो है इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं। ठीक है, जो पुराने वाले स्पेशली सिगमंड फ्रॉइड वगैरह जो था, उसने बोला कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, तो बहुत ज्यादा चाइल्डहुड पे जाते थे, या उसकी मैटरनल अपब्रिंगिंग कैसी थी, पेरेंट्स कैसे थे, ये वो। तो कार्ल रॉजर्स ने बोला कि नहीं, हम क्लाइंट पे फोकस करेंगे, तुमको अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अभी स्ट्रेस हो रहा है कि मुझे वर्क पे मेरा बॉस डांट रहा है, तो वो बॉस के साथ वो कैसे डील करे वर्क पे, करंट प्रॉब्लम्स पे कैसे। अब वो आया है कि बॉस मुझे डांट रहा है इसलिए मुझे स्ट्रेस हो रहा है, वो चाइल्डहुड में जा रहा है कि तुमको क्या ट्रॉमा था, क्या मेमोरीज थी। तो काफी टाइम भी लग रहा था, काफी पेशेंस भी लग रहा था साइकोलॉजिस्ट के पास से। तो इसने काफी कट शॉर्ट किया, यूएस का था, यूएस वालों को काफी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तो दे वर लाइक कि हम क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी करेंगे, जो करंट प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उन्हीं पे फोकस करेंगे। ठीक है, देन केम मास्लो। तो ये जो हंस रहा है, ही इज अब्राहम मास्लो। मास्लो गिव द हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, इसने भी बहुत अच्छा एक साइकोलॉजी डिस्क्राइब की इंडिविजुअल्स की, कि हमारी कुछ कुछ नीड्स होती है। मेन जो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी खाना, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, दैट इज योर फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर आते हैं आपके सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स है ना, कोई मुझे आके मार ना दे, वॉर तो नहीं हो रहा है या कुछ वायलेंस तो नहीं हो रहा है आसपास, तो दैट इज योर सेफ्टी नीड। तो जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी, तो आप नेक्स्ट नीड पे जाएंगे, दैट इज सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड के बाद आता है इंटेलेक्चुअल नीड। इंटेलेक्चुअल नीड है ना वही कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने दिमाग को और आगे बढ़ा रहे हैं, दिमाग को और शार्प कर रहे हैं, पर जब तक आपको खाना नहीं मिले, रहने के लिए जगह नहीं मिले, आप क्या पढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे। तो दैट वाज हिज हायरार्की, कि पहले ये सब चीजें होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल नीड्स के बाद सबसे टॉप पे था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि मैं क्या हूँ, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मैं सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करूँ, तो ये आता है लास्ट में। तो हिज लाइक कि जब भी आपको किसी की साइकोलॉजी ठीक करनी है, ये नीड्स के अकॉर्डिंग जाइए, पहले फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी, देन इंटेलेक्चुअल एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये फिर भी रिलेटिवली रिसेंट है। he gave this theory in 1969। फिर हम आते हैं जॉन पियाजे पे। पियाजे ने स्टडी किया बच्चों को, एंड उसने दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चे जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है। यानी बच्चे पहले जो होते हैं वो पहले एनवायरनमेंट को ये करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के बाद फिर वो आगे जाके बाकी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, फिर वो स्कूल में जाके मैथ सीखते हैं, ये सीखते हैं। तो विथ एज साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है, ये जॉन पियाजे ने दिया था। ठीक है, ही वाज फ्रेंच। फिर आते हैं एलिजाबेथ, जो 2000 में शी गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। तो उसने बताया कि मेमोरी जो है सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं होती है, वो बायोलॉजिकल भी होती है। तो ये स्नेल्स पे उन्होंने स्टडी किया था, बट दिस इज अगेन ह्यूमंस पे भी अप्लाई होता है। तो इसने बोला कि मेमोरी बनती है जब दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट जस्ट कि ऐसे साइकोलॉजी में चल रहा है या ऐसा है कि कुछ प्रूव नहीं हो सकता। अगर आपके न्यूरॉन ज्यादा है, आपका ग्रे मैटर ज्यादा है, तो आपकी मेमोरी ज्यादा होगी, मेमोरी शार्प होगी। ग्रे मैटर कम है, आप दिमाग ज्यादा यूज नहीं कर रहे, साइनेप्सिस में कनेक्शन नहीं बन रहे, तो मेमोरी फिर वीक हो जाएगी। तो अगेन दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और इससे साइकोलॉजी जो है वो सोसाइटी से एक्चुअली बायोलॉजिकल लेवल पे आया, कि हमारे ब्रेन के अंदर एक्चुअली चेंजेस हो रहे हैं जिससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है।
तो हमने स्टार्ट किया था इविल स्पिरिट्स से, कि कोई बाहर का ऊपर का कुछ है जिससे इविल स्पिरिट्स की वजह से हो रहा है। फिर हम सोसाइटी पे आए, फिर हम इंडिविजुअल पे आए, इंडिविजुअल से भी अब हम इंडिविजुअल के ब्रेन के अंदर आए, कि ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरॉन्स हैं जो ठीक से फायर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ऐसे ऐसे करके मेमोरी और साइकोलॉजी इवॉल्व हुआ है। एक्सक्यूज मी। तो सो बहुत लंबा लिस्ट ऑफ मैंने साइंटिस्ट बता दिया आपको, ठीक है। पर अगर आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट वाले, सिगमंड फ्रॉइड तो कभी याद नहीं भी रखना चाहो तो याद आ जाएगा, ठीक है। पर उसके अलावा कार्ल यंग, ठीक है, कार्ल यंग ने दिया था एनालिटिकल साइको एनालिस। आई नो ये बड़े बड़े वर्ड्स है और ये एक्चुअली एवरीडे लाइफ में आप सुनते नहीं हो, बट जस्ट याद रखो, कार्ल यंग ने साइको एनालिसिस दिया था। अल्फ्रेड एडलर, उसने इंडिविजुअल साइको एनालिसिस दिया, अगेन इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करते हुए। कैरन हॉर्नाई जो थे, शी वाज अ फीमेल साइको एनालिस्ट, तो शी वाज अ फीमेल कंट्रीब्यूटर। एरिक एरिक्सन जो था, उसने अलग अलग स्टेजेस दी हैं लाइफ, ठीक है। सो दीज आर ऑल द साइंटिस्ट, ये काफी फेमस साइंटिस्ट है। आप साइकोलॉजी पढ़ोगे, अलग अलग हमारे जब लेक्चर्स भी आएंगे तो भी इनके नाम सुनने मिलेंगे, बट बिकॉज आज हिस्ट्री वाला टॉपिक है तो इसीलिए सारे साइंटिस्ट हम एक बार देख रहे हैं। अगेन व्हेन यूल गो थ्रू दिस लेक्चर अगेन, आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। ये थोड़ा पहली बार सुन रहे हैं इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो दो टर्म्स हैं जो साइकोलॉजी में यूज होते हैं, एक है ह्यूमनिज्म और एक है एग्जिस्टेंशियलिज्म। आई नो बड़े बड़े वर्ड्स है, दोनों भी बहुत बड़े। ह्यूमनिज्म नाम से पता चल रहा होगा कि क्या है, ह्यूमन पे, एक इंडिविजुअल पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म ये ना, कि एग्जिस्टेंस कैसा है आपका, एग्जिस्टेंस वर्ड से ये एग्जिस्टेंशियलिज्म आता है। और आजकल आप देखोगे कि बहुत सारे लोग भी बोलते हैं मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है, तो ये सब साइकोलॉजी के वर्ड्स होते हैं। तो क्या क्या है ह्यूमनिज्म में, ह्यूमन जो सेल्फ है दैट इज द फोकस, हम सिर्फ वो एक ह्यूमन बीइंग पे फोकस कर रहे हैं। एसेंस प्रीसीड्स द एग्जिस्टेंस, कि तुम एग्जिस्टेंस वगैरह जो है या आपका सोसाइटी बाहर का जो भी, वो जो भी है, आप अभी इंडिविजुअल, आपको क्या स्ट्रेस है, बॉस के स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस टाइम पे उस इंडिविजुअल पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। सर्च फॉर सेल्फ रहेगा इसमें, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ फिट होता हूँ, मे बी आई एम नॉट फिट फॉर दिस कंपनी, दैट इज वाई मुझे स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो दैट इज सर्च फॉर सेल्फ एंड प्रोसेस ऑफ बीइंग, कि बेसिकली मैं क्या हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म